हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अथर्व काळे और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किसे ड्रॉप करना चाहिए और किसे नहीं, और अगर ड्रॉप ले लिया है तो ऑफलाइन पढ़े या फिर घर पे ही ऑनलाइन पढ़े, और अपने सिलेबस को टाइम से कैसे खत्म करे या फिर टैकल कैसे करें। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका ये कौन सा ड्रॉप है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका ये कौन सा ड्रॉप है। अगर आप 12th में थे या फिर आपका ये पहला नीट था तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नो मैटर व्हाट आपके नंबर कितने भी आ रहे हो। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप था तो आपके नंबर जो है मिनिमम 300 प्लस होने चाहिए, और अगर आपका ये सेकंड ड्रॉप था तो आपके नंबर जो है 400 प्लस होने चाहिए। इससे कम नंबर पे आप ड्रॉप के मत सोचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर आपका तीसरा चौथा या पांचवा ड्रॉप है और अगर आपको ड्रॉप लेना है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोई कोर्स को है जो ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड रीजन है आपको, आपका जो प्राइमरी रीजन है ड्रॉप करने का, मतलब आप पिछले साल क्यों क्रैक नहीं कर पाए, इस चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा। जो भी आपका प्राइमरी रीजन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिली, किसी को अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिली, किसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। आपको ये आपका वाला ढूंढना है। क्या आपने पिछले साल आपका 100% दिया था, इस सवाल को आप अपने से पूछिए, इसके बाद ही ड्रॉप लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने आपका 100% दे दिया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी आपका नंबर नहीं आया है, तो आपको दूसरा कुछ सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने आपका 100% नहीं दिया है तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस साल कौन सी चीजों पर वर्क करने वाले हो। जो जो गलतियां आपकी पिछले ड्रॉप में हुई थी, इस साल आपको उन पे काम करना है और उनको सुधारना है। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियां ढूंढिए, जैसे कि टेस्ट ना देना या फिर टेस्ट का सही से एनालिसिस ना करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिस पे आपको वर्क करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्या आप रेडी है? क्योंकि नीट 2026 जो होने वाला है, ये एक माइंड गेम होने वाला है, क्योंकि कोई इस पेपर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार, पिछली बार तो बहुत मुश्किल आ गया था, तो इस बार भी मुश्किल ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना, उसके पहले तो आसानी पेपर आ रहा था। तो नीट 2026 को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको हर तरह के पेपर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो आसान आए, मॉडरेट आए या फिर डिफिकल्ट आए। तो हर पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। तो आपने आपसे ये सवाल पूछिए, क्या आप उतना मेंटल प्रेशर झेलने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर गो फॉर इट। अब देखिए, आपने अगर ड्रॉप ले लिया है या फिर ड्रॉप लेना है तो ऑनलाइन कोचिंग से जाए या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करे, तो इसके दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको फेवरेट टीचर्स मिलते हैं, आपको अपना फ्रीडम होता है कि आप जो टीचर चाहे उनसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप घर पे रह के पढ़ रहे हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन इससे कभी कभी जो है आलस आ जाता है, तो कभी कभी ये अपने लिए ड्रॉबैक भी बन जाता है। अब ऑनलाइन टेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन टेस्ट इसलिए समस्या है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन जो नीट का माहौल है वो इसमें नहीं मिल पाता है। तो आपको इसके लिए कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। अब ऑनलाइन में क्या होता है, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, आपको आपके फ्रेंड्स नहीं होती है, पास में कोई नहीं होता है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका है, आपको खुद से ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। जैसे ऑफलाइन में टीचर्स होते हैं और सपोर्ट स्टाफ होता है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। आपको खुद से ही ऑनेस्ट और वेरी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप में ये क्षमता है कि आप खुद से ऑनेस्ट हो और डिसिप्लिन हो, तभी आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि इसके अलावा आप अगर नीट में जाएंगे तो मुंह की खा के आएंगे। तो ये मस्ट चीज है। अब आते हैं ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन में क्या है कि
आपको कभी कभी टीचर तो आपके बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो आपको पसंद होते हैं। अब मैं जैसे कोटा में पढ़ के आया हूँ, मुझे टीचर्स मिले थे और डिसेंट से टीचर मिले थे, कोई ज्यादा अच्छे टीचर नहीं मिले थे। तो इसमें होता है कि कभी कभी आपको टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं या फिर कभी कभी आपको ओके ओके टीचर से भी काम चलाना पड़ता है। ऑफलाइन में बढ़िया चीज होती है आपकी इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होती है। वहां पर डाउट काउंटर्स होते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो आपको डाउट और जो आपके डाउट है वो लाइव टीचर सॉल्व करता है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। और अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आप रोज अपने कंपटीशन के साथ जीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो उधर कंपटीशन माहौल का आपको एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है। अगर ऑफलाइन टेस्ट उनके बहुत अच्छे होते हैं, मैंने इसके सामने हार्ट भी लगाया क्योंकि उस ऑफलाइन टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको नीट के एग्जाम के दिन काम आएगी। अब आगे आते हैं कि हाउ टू कवर अ सिलेबस, अपने सिलेबस को कैसे टैकल करें। अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 11th का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा पोर्शन है और इम्पोर्टेंट भी पोर्शन है, ऐसी बात नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 11th को हमको ज्यादा समय देना है क्योंकि इसमें जो है डेरिवेशन और वो सब बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो है आपको समय काफी ज्यादा लग सकता है। करीब करीब आपको उनको इसको 4.5 टू 5 मंथ्स तक का समय इसको देना है। कंपेरेटिवली जो 12th का सिलेबस होता है वो आसान होता है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स ऐसी चीजें आती है, लेकिन इसका जो है वो वेटेज बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसको भी आप उनको हल्के में नहीं लेना है। इसको भी आप उनको 3 से 4 महीने में इसको खत्म करना है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से खत्म करना है क्योंकि इसका वेटेज जो है आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा हाई होता है। देखिए, हाउ टू टैकल द सिलेबस बिफोर द टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर आपका टेस्ट 15 दिन बाद है तो आपको आपका जो सिलेबस है वो 11 दिन में खत्म करना होगा, क्योंकि बचे हुए जो 4 दिन है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, एनसीईआरटी की 2-3 बार रीडिंग लगानी होगी और बहुत सारी चीजें करनी होगी। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि 11 दिन पहले ही आपको आपका सिलेबस जो है वो पूरा कर लेना है। अगर नहीं होता है, जो बचा हुआ सिलेबस है उसको छोड़ देना है, आगे पूरा करना है, लेकिन जितना सिलेबस इन 11 दिनों में हुआ है उस पर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। और अगली बात जो है वो आपको याद रखनी है बायोलॉजी। इसको बहुत ही लोग ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपको इसको अंडर एस्टिमेट करना नहीं है। बायोलॉजी में आपके नंबर अगर 360 आते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर इसमें आपके नंबर 340 प्लस भी आ जाते हैं तो भी आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके नंबर 300 से कम रह रहे बायो में तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपनी बायोलॉजी को ऐसा बना लीजिए कि उसमें आपके कभी 300 से 330 से कम ना आए। सो गाइज, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।